हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो? बढ़िया। तो चलो, हमने अपने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात कर ली थी और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ हमने ये देख लिया था कि जो कैथोड रेज हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और हमने ये भी इंफॉर्मेशन ले ली थी, ये भी जानकारी ले ली थी कि जो कैथोड रेज हैं वो किससे फॉर्म होती हैं, किससे मिलकर बनी होती हैं? वो बनी होती है इलेक्ट्रॉन से। तो यहां तक की बातें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो ये है कि देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया पहले। और उस पर जो चार्ज होता है वो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यस। अब ये जो चार्ज है इसके बारे में कैसे पता चला, तो आज हम इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं और फिर हम अगला जो पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन, उसकी डिस्कवरी की बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज था उसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट आए, या यूं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिलिकन। उन्होंने डिटरमाइन किया या बताया, उसके बारे में बताया। क्लियर है? अब मिलिकन जो साइंटिस्ट था उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट से जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली और साथ ही उसके मास के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली। तो इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम दोनों यहां से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाला टॉपिक, और इसमें हम मिल्कन एक्सपेरिमेंट को क्या करते हैं, समझ लेते हैं। क्लियर है? तो देखो, तो यहां पर अपना जो टॉपिक है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो ये किसने डिस्क्राइब किया था, किसने डिटरमाइन किया था? तो हम लिख देते हैं इट एक्सप्लेन या डिटरमाइन एक्सप्लेन्ड बाय मिलिकन in 1909। तो इसको किसने समझाया था, किसने डिटरमाइन किया था? मिलिकन ने डिटरमाइन किया था, 1909 में इसको डिटरमाइन कर लिया था। एक्सपेरिमेंट जो था वो कौन सा था? वो था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट से चार्ज कैलकुलेट किया था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट था जिससे इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज था उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई या मिली। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है। ठीक है, मैं पहले तो इसको डायग्रामेटिकली आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं, आप बड़े ध्यान से देखना। तो देखो, जो साइंटिस्ट थे मिलिकन, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक सेटअप रेडी किया, एक सेटअप तैयार किया। अब वो सेटअप क्या था वो ध्यान से सुनो। उन्होंने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल एक कंटेनर लिया। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है यहाँ, यस। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर लिया, एक सिलेंड्रिकल क्या ले लिया, एक कंटेनर ले लिया। ठीक, यहां सिलेंड्रिकल जो कंटेनर था यहां पे उन्होंने एक एटोमाइजर है वो फिक्स कर दिया। ठीक है, चलो, तो ये एटोमाइजर फिक्स कर दिया और यहां पर उन्होंने क्या किया, दो प्लेट्स भी लगा दी। ठीक है, और यहां पर उसमें बारीक जो होल है वो रख दिया और एक प्लेट ऐसे ही यहां लगा दी। ठीक है, चल, ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। चल,
तो यहाँ पर चार्ज्ड प्लेट है वो उन्होंने फिक्स्ड कर दी। थोड़ा सा इसको हम तो नीचे कर लेते हैं समझने के लिए। और चल ये, और यहां पर उन्होंने क्या कर दिया, एक माइक्रोस्कोप है, वो भी फिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोप है वो यहां पर फिक्स कर दिया। और यहां से उन्होंने ऑयल ड्रॉपलेट्स डाले। तो ये सेटअप था, ये है ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स। ये है चार्ज्ड या पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, ये भी चार्ज्ड प्लेट है। ठीक है, और इस साइड से उन्होंने एक्स रेज हैं, यहाँ पर एक एक्स रेज जनरेट करने वाला इंस्ट्रूमेंट है तो वो भी लगा रखा है। तो ये है एक्स रेज। ठीक है, तो यहाँ से इसमें पास की जाएंगी क्या, एक्स रेज पास की जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर है एटोमाइजर, और ये है माइक्रोस्कोप। चलो, तो ये वाला सेटअप उन्होंने क्या कर दिया, रेडी कर दिया। अब देखो एक्सपेरिमेंट क्या था, देखो यहां पर क्या किया उन्होंने, ऑयल ड्रॉपलेट्स क्या की यहां से डाले इस सिलेंड्रिकल कंटेनर। अब एटमाइजर का काम है इन जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं इनको एक तो एटम मतलब स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, उनमें क्या कर देगा, ये डिसोसिएट कर देगा। एटमाइजर है एक, तो ये काम करने वाला। ठीक है, और साथ ही क्या होगा कि ये जो एटमाइजर है इसकी वजह से ये ऑयल जो ड्रॉपलेट है फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज्ड भी हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इन पर चार्ज भी आ जाएगा। क्लियर, तो ये आएंगी धीरे धीरे, चार्ज्ड है। ऑयल ड्रॉपलेट्स कैसी हैं, चार्ज्ड। रीजन क्या है, एटमाइजर है, ये एटम्स में बदलेगा और फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे इन पर चार्ज भी आएगा। ठीक है, चल, तो ये धीरे धीरे कहाँ आएंगी, डाउन साइड, डाउनवर्ड आएंगी। ये जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं इनके बीच में जो होल हैं, इन होल से ये क्या करेंगी, पास होंगी, और पास होकर के यहां आएंगी बीच में। ठीक है, और इधर से कौन आ रही है, एक्स रेज। अब एक्चुअल में क्या है कि ये जो एक्स रेज हैं वो यहां पर जो गैस फिल है, यहां पर जो गैसीय फिल है ये, तो ये एक्स रेज जब इससे पास करेंगी तो ये जो गैस है वो भी क्या हो जाएगी, आयोनाइज्ड हो जाएगी। और यहां पर आयोनाइज्ड होकर के इसमें बन जाएंगे सपोज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बन जाएंगे। भाई गैस खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और यहां से इलेक्ट्रॉन बनेंगे नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। चल, तो अब ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो डाउन साइड में आ रही है, ये डाउन साइड में आ रही है इस होल से। जैसे ही आएगी माइक्रोस्कोप से इस ऑयल ड्रॉप है इसको ऑब्जर्व किया जाए। ठीक है, तो यहां से मिलिगन ने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप से जैसे ये यहां आई ऑब्जर्वेशन एरिया में, तो इसको ऑब्जर्व किया गया है और इसको ग्रेविटी के अकॉर्डिंग डाउन साइड में क्या आने दिया, फॉल होने दिया, गिरने दिया नीचे। ठीक है, अब ये जो ऑयल ड्रॉप है जैसे जैसे ग्रेविटी के प्रभाव में, इफेक्ट में डाउन साइड में मूव करेगी, इस माइक्रोस्कोप से इसको क्या किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। और इस ऑयल ड्रॉपलेट पर जो चार्ज जनरेट हुआ था वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है, यानी कि चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होने लगेगा। अब ऐसा क्यों होगा,
ऐसा इसलिए होगा कि एक्स रेज जब यहां से पास कर रही थी तो यहां पर जो गैस फिल थी वो चार्ज्ड हो गई। चार्ज्ड हो गई तो जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो इस गैसियस पार्टिकल्स के साइड में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे या इनसे अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होकर के वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, न्यूट्रलाइज। और ये सारा ऑब्जर्वेशन इस माइक्रोस्कोप से किया जा रहा होगा, ठीक है। और इसी एक्सपेरिमेंट से यहां पर जो चार्ज था इलेक्ट्रॉन पर वो कैलकुलेट किया गया था। आ गई बात समझ में, क्लियर है। तो ये एक्सपेरिमेंट था और इस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज था वो कैलकुलेट हुआ। तो ये मिल्टन का क्या है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। इससे पहली बात तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो कैलकुलेट किया जाता है और दूसरा यहीं से क्या कैलकुलेट किया जाता है, मास, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें जो समझने वाली बात थी वो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। ये कैसे क्या हो रहा है, कैसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, कैसे यहाँ पर ऑब्जर्व करके इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिसाइड कर रहे हैं भाई। जिस अकॉर्डिंग ये न्यूट्रलाइज होगा उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करके इसका चार्ज क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है। और इस ऑयल ड्रॉप पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज हम मान लेते हैं क्या है, क्यों। इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है, क्यों। अब देखो ये जो ऑयल ड्रॉप है वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होती जा रही है, डाउन साइड में आती जा रही है, फॉल होती जा रही है। इसकी जो वेलोसिटी है, जिस रेट से ये डाउन साइड में मूव कर रही है, इस रेट को भी यहां पर क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। कैसे, तो वो ऐसे चेंज कर सकते हैं कि ये जो चार्ज प्लेट है, इन चार्ज प्लेट पर जो चार्ज है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज यूं कह सकते हैं अपन, वो वोल्टेज हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे ही वोल्टेज चेंज होंगे इस ऑयल जो ड्रॉपलेट है इसकी वेलोसिटी में भी क्या आ जाएंगी, चेंजेस आ जाएंगी। तो ऐसे हम जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उस इलेक्ट्रिकल फील्ड का इफेक्ट भी हम यहां पर चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो वो हम इस ऑयल ड्रॉपलेट के जो एक्सपेरिमेंट है उससे समझ सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट से चार्ज को क्या कर लिया गया, डिफाइन कर लिया। इसी एक्सपेरिमेंट से एक और बात पता चली मिलिकन को, क्या कि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं इन पर ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज आया है वो एक इंटीजर फॉर्म में होता है। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो अगर हम चार्ज की बात करें क्यों, ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन ई के, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है, ई। तो इंटीजर का मतलब क्या है, 2 पर 2e, 3 पर 3, 4 पर 4e। तो टोटल चार्ज क्यों क्या आ जाएगा, एन के इक्वल आ जाएगा। तो ये एक और बात यहां से हम बता सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट बस समझना है, बातें कुछ ज्यादा इसमें याद नहीं रखनी, बस इतना सा पता रखना है कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर वो कौन से एक्सपेरिमेंट से डिस्क्राइब किया गया है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, और कौन से साइंटिस्ट ने किया है, मिलिकन। क्लियर है। इसी के बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगला है कि जो मास कैलकुलेट किया गया इलेक्ट्रॉन का तो वो कैसे किया गया। तो ध्यान से सुनो, यहां से तो चार्ज कैलकुलेट हो जाता है इलेक्ट्रॉन। अब मास कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनो, जो मिलिकन था उन्होंने क्या किया, मिलिकन ने जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया है वो, और जो थॉमसन थे उन्होंने जो कैथोड रेज थी उनके लिए जो E/m कैलकुलेट किया था, स्पेसिफिक चार्ज जो कैलकुलेट किया था, वहां से इलेक्ट्रॉन का मास भी कैलकुलेट किया गया, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ध्यान से देखें कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो एक तो मिलिकन से और एक थॉमसन से, इन दोनों मॉडलों से डेराइव किया जाता है। तो ध्यान से देखो कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मिलिकन के अकॉर्डिंग चार्ज कितना है? ई। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? ई। और थॉमसन के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक चार्ज है वो क्या है? ई बाई एम। क्लियर? और देखो हमने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये पता कर लिया कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई, वो किसके इक्वल आएगा? वो इक्वल आएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट से पता चल गया था? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। और थॉमसन के अकॉर्डिंग ई बाई एम जो है, ठीक है, कैथोड रेज का, या यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का है, तो ई बाई जो एम है वो 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी आता है। और ये है पर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये है ई बाई एम। तो यहां से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकाल सकते हैं? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 1.602 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई ई बाई एम कितना आ गया? 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, और ये है कूलम पर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो यहां से ध्यान से देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से क्या आ गया? तो ध्यान से देखो, कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो गया, और 11 जब डिवाइड के ऊपर जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो 19 और 11 ये कितना हो जाएगा? 19 और 11 ये हो जाएगा 10⁻⁻30। यस कि नो? भाई ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 19 और 11 ऐड होगा तो -30 हो जाएगा। और 1.607 में डिवाइड कर दें 1.75 का, तो ये अपने पास आएगा 0.91 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो 0.91 इंटू 10⁻⁻30 ये आ जाएगा क्या? केजी। देखो गुलाम से गुलाम कट गया तो कौन बचे जाएगा? केजी। केजी ऊपर आ जाएगा। ये है पर इलेक्ट्रॉन का, तो पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो राइट साइड शिफ्ट करते हैं, तो पावर क्या हो जाएगी? -30 की जगह -31 हो जाएगा, और ये क्या हो गया? केजी। तो इस टाइप से हम इलेक्ट्रॉन का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मास कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर मैं इसी को ग्राम में अगर कन्वर्ट करना चाहूं तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28, क्योंकि के का मतलब क्या हो गया? किलो, तो किलो का मतलब हो गया 10⁻3। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10⁻3 से, तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करते ही ये -28 हो जाएगा, और ये किस में आ गया? ग्राम में आ गया। तो देखो केजी में मास ये होता है और ग्राम में मास ये होता है। तो ये हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? और एक्चुअल में ये जो मास होता है वो एक्चुअल में रेस्ट मास होता है। क्या होता है? रेस्ट मास, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये रेस्ट मास है। अब अगर इलेक्ट्रॉन का रेस्ट नहीं, मूवेबल इलेक्ट्रॉन का क्या करना है? मास फाइंड करना है, तो हम एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से उसका क्या कर सकते हैं? मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम नेक्स्ट जो पॉइंट की बात कर लेते हैं वो है मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन।
तो मूविंग जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो मास है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ध्यान से सुनना, वो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्या कि रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? √1 माइनस V/c और इसका स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? मूविंग इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकते हैं? मास कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और यहां से मूविंग इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकते हैं? मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर मैं कुछ बातें बता देता हूं आपको, ठीक है? तो यहां पर आप ध्यान से देखो, रेस्ट मास तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 1 है, एक नंबर है। अब V और जो C है वो क्या है? ठीक है, तो V तो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि मूविंग है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका कोई ना कोई क्या होगा? वेलोसिटी होगा। तो V तो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां जो C है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो लाइट की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट ऐसी, ठीक है? क्लियर है? तो थोड़ा ध्यान, अब इधर ध्यान से देखिए, यहां पर हम 3 केस और बना सकते हैं। देखो क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो केस नंबर फर्स्ट देखो, यहां पर केस नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं कि सपोज दैट अगर V और C क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। केस नंबर फर्स्ट क्या है? जब V इक्वल्स टू क्या हो जाए? C। तो एक बात बताओ, V इक्वल्स टू C हो गया तो देखो V डिवाइड बाई C 1, और 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 0, और 0 का रूट क्या है? 0 है। और अगर आप किसी भी वैल्यू में 0 का डिवाइड करते हो तो क्या आता है? इनफाइनाइट। तो यहां पर हम सीधा सा लिख सकते हैं कि मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट बन जाएगा। बोलो यस कि नो? पहला केस समझ में आ गया। अब हम केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 क्या है? बड़े ध्यान से देखना, ये तो है केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर 2 क्या है? अब सपोज दैट V की वैल्यू है, ठीक है, वो C से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। भाई V की वैल्यू है वो C से क्या हो जाए? ज्यादा। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कि V ग्रेटर देन C। तो यहीं से मैं आपको देखो समझा देता हूं। अगर V की वैल्यू इंक्रीज होगी, C से इंक्रीज होती गई, तो बताओ ये वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी, और 1 से बड़ी आएगी तो इसका स्क्वायर भी 1 से ज्यादा ही आने वाला है, सिंपली। और अगर ये वाली वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी तो 1 में से आप ज्यादा वैल्यू को क्या करोगे? लेस करोगे। तो यहां नेगेटिव बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे यस कि नो? क्लियर है? और अगर यहां नेगेटिव बचेगा तो यहां पर ध्यान से देखो, अगर ये वाली वैल्यू कम होगी तो आप खुद देखो ये वाली वैल्यू क्या होने वाली है? इंक्रीज। यस कि नो? तो मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या होने वाला है? रेस्ट मास से इंक्रीज हो जाने वाला है। क्लियर है कि नहीं? तो इस केस में अगर हम बात करें तो यहां पर हम लिख देंगे कि मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन रेस्ट मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और ऐसे ही हम केस नंबर 3 कर सकते हैं। केस नंबर 3 हम क्या लिख सकते हैं? तो केस नंबर हम 3 ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, कि इस बार V की वैल्यू लेसर देन हो जाएगी C से। V की वैल्यू C से क्या हो जाए? लेसर देन।
तो अगर v की वैल्यू c से लेस हो जाएगी तो ये आएगा 1 से कम, और 1 से कम का स्क्वायर भी 1 से कम ही आने वाला है। यस कि नो? अरे क्लियर है कि नहीं? और अगर 1 से कम आएगा तो देखो ये 1 में से लेस होगा तो यहाँ पॉजिटिव बचेगा, और अगर यहाँ कोई वैल्यू पॉजिटिव बचेगी, सोचना जा रहा है पॉजिटिव का मतलब कि यहाँ जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ता जाएगा वैल्यू बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू क्या होने लग जाएगी? डिक्रीज। अरे यस कि नो? और ये वाली वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो बताओ मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा किससे? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मिलिकन का वो यहाँ कंप्लीट होता है। जल्दी से आप इसका एसएस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो अब हम अगला जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, फटाफट से, ज्यादा टाइम हम उसमें कंज्यूम करेंगे नहीं। वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, क्या है भाई? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो हम जो नेक्स्ट बात है वो कर लेते हैं, तो ध्यान से देखें। डिस्कवरी ऑफ जो प्रोटॉन है इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट था वो था कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और ये कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट था वो गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट था, उन्होंने किया था। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब है नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और एक्सपेरिमेंट कौन सा था? कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट। सबसे पहली बात तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट 1886 में स्टार्ट हुआ, इन 1886, और जो साइंटिस्ट का नाम था वो क्या था? गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन जो थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। अब हम जल्दी जल्दी से बातें कर लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट के लिए क्या जो सेटअप था वो रेडी किया गया, और सेटअप जो था वो देखें फटाफट से। अगर आपने जो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट है अगर वो ढंग से पढ़ा हो तो सेम वो ही सेटअप है, बस कुछ चीजें हैं वो चेंज की हैं। तो मैं यहाँ पे आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखो वहां पर एक ग्लास ट्यूब थी, यहाँ भी एक ग्लास ट्यूब है, सेम वही, और यहाँ वैक्यूम पंप था। ठीक है, यहाँ सेम वैक्यूम पंप है, ये लो वैक्यूम पंप है। बोथ एंड पर इलेक्ट्रोड्स फिक्स्ड थे, यहाँ भी दोनों एंड्स पर इलेक्ट्रोड्स क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, एक साइड में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक साइड में नेगेटिव। ये कैसे पता चला? क्योंकि हमने इसको कनेक्ट किया था किससे? एक हाई वोल्टेज बैटरी से। तो ये जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड जो इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव को हम जनरली क्या बोलेंगे? कैथोड, और पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? एनोड। तो ये हो गया। ठीक है, और ये है हाई वोल्ट, ये है हाई वोल्टेज बैटरी। ठीक है, और इसका वोल्टेज कितना था? अप्रॉक्स 10,000 वोल्ट, बहुत ज्यादा वोल्टेज था। क्लियर है? तो हाई वोल्ट की बैटरी थी। और देखो कैथोड रेज में हम जो एक्सपेरिमेंट था वहां क्या किया था? एनोड के बिहाइंड हमने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन ZNS की फिक्स की थी। इस बार हम क्या करते हैं? कैथोड के पीछे ZNS का जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है वो फिक्स करते हैं। तो ये है फ्लोरोसेंट स्क्रीन, और ये किसकी बनी है भाई? ZNS, जिंक सल्फाइड की बनी होती है। और यहाँ पर फिल कर रखी है कोई गैस।
यहाँ पर फिल कर रखी है क्या, गैस, लाइक एज H2 गैस हम ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फिल कर रखा है। तो ये वाला सेटअप रेडी कर लिया था, और इस जो कैथोड है उसको पोरस कर दिया था, ठीक है, यानी कि यहाँ पर छिद्रित कर दिया था, छेद बना दिए। तो ये वाला सेटअप रेडी कर लिया। अब देखो जल्दी से हम एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि क्या किया क्या था इन्होंने। जैसे ही बैटरी को ऑन करेंगे, बैटरी ऑन करने से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो देखो कुछ टाइम करंट फ्लो होने के बाद कैथोड का टेम्परेचर क्या होने लगेगा, इंक्रीज। कैथोड का टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि यहाँ से कौन इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से कौन इजेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहा है, ये लो। तो कैथोड से कौन इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और ये कैथोड नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, रिपल्शन की वजह से ये क्या करेंगे, एनोड की ओर फ्लो करेंगे या मूव करेंगे। जैसे ही ये यहाँ जो गैस फिल है, इस गैस से जैसे ही मतलब इनकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है, हाई वेलोसिटी से जब ये पास करेंगे तो जैसे ही गैसियस पार्टिकल्स जो इनके पाथ में आएंगे, जैसे सपोज दैट H2 है वो इसके पाथ में आ गया, तो ये H2 जो गैस का पार्टिकल है उससे स्ट्राइक करेंगे और यहाँ स्ट्राइक करके इसको आयोनाइज कर देंगे, यानी कि अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेंगे। इसमें से जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या कर देंगे, इजेक्ट कर देंगे, और ये हाइड्रोजन खुद क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। मतलब यहां गैस का क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा। तो ये हो गया आयोनाइज्ड, ठीक है, ये हो गया क्या, आयोनाइज्ड। अब देखो ये आयोनाइज्ड हो गया, तो अब इस ट्यूब में गैसियस पार्टिकल्स हैं वो आयोनाइज्ड होकर के पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गए। ऐसे काफी सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं जो गैसियस पार्टिकल है वो यहां पर होंगे, क्लियर है। अब देखो ये है पॉजिटिव एनोड, तो ये खुद पॉजिटिव है, गैसियस जो पार्टिकल्स हैं जो चार्ज्ड हुए हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, तो यहां रिपल्शन लगेगा, और रिपल्शन की वजह से ये मूव करेंगे टुवर्ड्स दी कैथोड, मतलब कैथोड की ओर क्या करेंगे, मूव। अब देखो हमने कैथोड को पोरस बना रखा है, तो ये इन पोर से पास होंगे और फ्लोरोसेंट स्क्रीन ZNS की जो है उस पर क्या करेंगे, स्ट्रक करेंगे। ऐसे ये वाले भी इधर जाएंगे और ये क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रक करेंगे, क्लियर। जैसे ही यहाँ स्ट्रक होगा यहाँ पर ग्लो होने लगेगा ये, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लो होगा, चमक होने लगेगी। जैसे ही ग्लो हुआ तो गोल्डस्टीन के दिमाग में एक बात आई, माइंड में एक थॉट आया, क्या कि यहां पर अगर ग्लो जनरेट हुई है इसका मतलब एनोड से कैथोड की साइड में, एनोड टू कैथोड कुछ पार्टिकल्स या कुछ रेज हैं वो आई हैं और किस पर स्ट्रक करी है, कैथोड पर स्ट्रक करी है, जिसकी वजह से यहां क्या जनरेट हुई है, ग्लो हुई है, ठीक है। तो ये वाला सेटअप था और ये वाला एक्सपेरिमेंट था। तो जैसे ही यहाँ पे ये ग्लो हुई तो उन्होंने बोल दिया कि एनोड से कैथोड की ओर कुछ रेज हैं वो आती हैं जो कि इनविजिबल है, दिख नहीं रही है, इनविजिबल रेज आती हैं और कहां पर स्ट्रक करती हैं, फ्लोरोसेंट ZNS स्क्रीन पर क्या करती हैं, स्ट्रक करती हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और आगे आके एक्सप्लेन किया वही जे थॉमसन, ठीक है। थॉमसन ने क्या किया, इन इनविजिबल रेज जो है, ठीक है, या जो केनाल रेज हैं इनका स्टडी किया, ठीक है, और इनका स्टडी करके उन्होंने बताया कि ये जो केनाल रेज हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से फॉर्म होती हैं, क्लियर है। और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से फॉर्म होने के कारण इसका जो नाम है वो पॉजिटिव रेज रख दिया उन्होंने, ठीक है। तो इन्हें पॉजिटिव रेज नाम दिया, ठीक है। तो ये किसने किया, थॉमसन ने, ये 1897 की बात, ठीक है। तो उस टाइम पर ये उन्होंने ये काम किया, ठीक है। तो
हम लिख सकते हैं थॉमसन describe that these rays are formed by positive charged particle, positively charged particle, and it's called positive rays. चल, तो ये पॉजिटिव जो पार्टिकल्स हैं उनसे फॉर्म होती है और इनको उन्होंने पॉजिटिव रेज नाम दे दिया। फिर 1911 में एक साइंटिस्ट आई जिनका नाम था रदरफोर्ड। उन्होंने क्या किया, इन पॉजिटिव पार्टिकल्स का जो नाम है वो क्या रख दिया, प्रोटॉन। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो रदरफोर्ड है इन 1911, ठीक है, तो रदरफोर्ड शॉर्ट में लिख देते हैं, रदरफोर्ड जो था उन्होंने पॉजिटिव जो रेज हैं या पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, इन पॉजिटिव पार्टिकल्स का जो नाम है वो क्या रख दिया, प्रोटॉन। तो इस टाइप से प्रोटॉन की क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ये था, डिटेल से हमने समझ लिया है एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप देख लें, गैस आयोनाइज क्यों हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएंगे तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब गैस के पार्टिकल से स्ट्रक करेंगे तो अपनी एनर्जी उसको देंगे, और एनर्जी लेते ही हाइड्रोजन जो गैस है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इजेक्ट हो जाएंगे और हाइड्रोजन खुद क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? तो ऐसे आयोनाइजेशन हो रहा है। बाकी एक्सपेरिमेंट सेम कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के जैसा ही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये था कि कैथोड को पोरस किया था, वहां एनोड था, और जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है पहले एनोड के पीछे थी कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में, यहाँ कैथोड के पीछे। ठीक है, अब यहाँ से आपको इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज दिख रही होगी, नोटिस कर रहे होंगे कि कैथोड रेज तो कहां से जनरेट हो रही थी, ओरिजिनेट हो रही थी कैथोड से, बट आप जरा देखो कैनाल रेज है वो एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही, ये ओरिजिनेट होती हैं गैस से, जो कि इस ग्लास ट्यूब में क्या है, फिल है। बात समझ में आ गई? तो ग्लास ट्यूब में फिल जो गैस है उससे ओरिजिनेट होते हैं, उससे उत्पन्न होती है कौन, कैनाल रेज। क्लियर है? तो ये एक्सपेरिमेंट अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो पॉजिटिव रेज है, ठीक है, या यूं कह सकते हैं कैनाल रेज हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, अब हम प्रॉपर्टीज पर चल लेते हैं। फटाफट से प्रॉपर्टीज को भी हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। तो कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखो कैथोड रेज एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, तो कैनाल रेज भी क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन जो है उसमें ट्रेवल करती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब ये कैसे पता चला, तो ध्यान से देखो, जो कैनाल रेज हैं इनके पाथ में एक ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। जैसे ही ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो इसके बिहाइंड इसकी क्या बन गई, शेडो। ठीक है,
इसके बिहाइंड इसकी शेडो बन गई, ठीक है। और शेडो बनना ये शो करता है कि ये स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। जैसे आप मेरे को देख रहे होंगे, लाइट आ रही है यहां से, इलेक्ट्रिक जो बल्ब है वहां से लाइट आई, ठीक है। ये लाइट है वो स्ट्रेट लाइन है उसमें ट्रेवल कर रही है, बिकॉज क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये लाइट जैसे ही मेरे से स्ट्रक करेगी, ये मेरे को पास नहीं कर पा रही, पास नहीं कर पा रही है, तो आप मेरे पीछे देखो जरा, क्या मेरी शेडो बन रही है। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। अगर सपोज अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती तो ये देखो यहां तक तो आती, फिर ये ऐसे घूम जाती और मेरे पीछे से निकल जाती, तो शेडो बनती ही नहीं। शेडो कब बनी है, जब मैंने इसके पाथ को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसा आपको दिख रहा है, तो ये शेडो बन रहा है। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, ये था। तो ये क्या है, केनाल रेज। ठीक है। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये डिफ्लेक्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। इट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, और किसकी ओर अट्रैक्ट होती है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट, एंड अट्रैक्टेड, लिख देते हैं, एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। और यहीं से पता चला था कि केनाल जो रेज होती है उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों, एक बात बताओ, ये देखो ये है पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, और ये है नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट है। अब मैं यहां से केनाल रेज को पास कर रहा हूं, केनाल रेज। अब केनाल रेज डिफ्लेक्ट हो जाएगी, डिफ्लेक्ट होगी तो वो किसकी ओर डिफ्लेक्ट हो रही थी, नेगेटिव प्लेट की ओर। अब नेगेटिव प्लेट की ओर कौन अट्रैक्ट होगा, जिस पर खुद पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो केनाल रेज पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। यहां से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दो प्रॉपर्टीज क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट। अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से तो क्या होती हैं, डिफ्लेक्ट होती हैं, पर गजब की बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं इट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि आप यूं समझो कि ये मैग्नेटिक चुंबकीय जो क्षेत्र है उससे भी क्या हो जाएंगी, डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का मतलब है अपने पाथ से विचलित हो जाएंगी, ठीक है, भटक जाएंगी, जैसे जा रही थी वैसे जाएंगी, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो हम मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। जैसे यहां से कैनाल रेज जाएंगी, कैनाल रेज वो या तो इधर चली जाएंगी या इधर, ठीक है, वो फील्ड पर डिपेंड कर। तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों में से किसकी ओर भी डिफ्लेक्ट हो सकती है। क्लियर है? इसके बाद में यहां पर हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4। देखो, जिस टाइप से कैथोड रेज थी उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, वैसे ही यहां पर केनाल रेज के पास भी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि इट हैव काइनेटिक एनर्जी, इट हैव काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी रखती है, ये कैसे पता चला? तो ध्यान से सुनना, जैसे ये ट्रेवल कर रही थी स्ट्रेट लाइन पे, तो हमने क्या किया कि ये जो केनाल रेज हैं इनके पाथ में एक जो फेन है, ठीक है, या व्हील है, एक ही बात है, एक व्हील को हमने प्लेस कर दिया, रख दिया मतलब। तो जैसे ये इससे पास होंगी, इससे स्ट्रक करेंगी, कोलाइड करेंगी, तो ये इस व्हील को क्या करेंगी, रोटेट करवाएंगी। तो ये है केनाल रेज, ठीक है। तो व्हील रोटेट हो गया। रोटेट होने का मतलब है कि यहां पे क्लियर हो रहा है कि इनके पास कुछ एनर्जी थी, ये एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी गई, व्हील को, और व्हील क्या करने लग गया, रोटेट। अगर इनके पास एनर्जी होती नहीं तो व्हील रोटेट नहीं करता,
या तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये क्लियर कर सकते हैं कि इनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। बात समझ में आई कि नहीं है, क्लियर है? तो देखो अभी तक जो प्रॉपर्टीज है वो हमने ये डिस्कस कर ली है, कुछ प्रॉपर्टीज और हैं उनको भी हम फटाफट से क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो, तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगली प्रॉपर्टीज की। तो अगली प्रॉपर्टीज ये है कि ध्यान से देखो कि जो केनाल रेज हैं वो एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती, जबकि कैथोड रेज किससे ओरिजिनेट हो रही थी, कैथोड से। अभी एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि ये एनोड से ओरिजिनेट ना हो करके ग्लास ट्यूब में फील्ड जो गैस है उससे ओरिजिनेट होती है, यस कि नो। चल, तो हम अगली जो प्रॉपर्टी है वो हम लिख दे सकते हैं कि इट डू नॉट ओरिजिनेट बाई एनोड, it originate by gas which is filled in glass tube। तो ये एक खास बात है क्या, कि ये एनोड से या एनोड के द्वारा ओरिजिनेट नहीं होती है, ये जो ग्लास ट्यूब में फील्ड जो गैस है उससे ओरिजिनेट होती है, और ये हमने एक्सपेरिमेंट में भी क्लियर कर लिया। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर ये गैस से ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है, तो इनकी जो नेचर है वो एनोड पर डिपेंड नहीं करेगी ना कैथोड पर डिपेंड करेगी, इनकी नेचर है वो डिपेंड करेगी किस पर, गैस पर, यस कि नो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं द नेचर ऑफ कैनाल रेज, द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स ऑन गैस। तो इनकी जो नेचर है वो किस पर डिपेंड करने वाली है, गैस पर डिपेंड करने वाली है। और एक और जो खास प्रॉपर्टी है क्या, कि इनका E/m फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक जो चार्ज है वो फिक्स्ड नहीं होता, वो गैस पर डिपेंड करता है। जैसा कि हमने देख लिया कि इनकी नेचर किस पर डिपेंड कर रही है, गैस पर। तो इनकी नेचर गैस पर डिपेंड करती है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक चार्ज, और इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, E/m, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। ठीक है, एंड डोंट अफेक्टेड बाई, ये भी लिख सकते हैं, एंड डोंट अफेक्टेड बाई एनोड एंड डोंट अफेक्टेड बाई एनोड। एनोड से इनका या इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, चलो, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई हैं। E/m है, फिक्स है नहीं। E/m क्या होता है, चेंज हो जाता है, किस पर डिपेंड करता है, गैस पर डिपेंड करता है। हाइड्रोजन गैस भरी है तो E/m अलग आएगा, हीलियम गैस भरी है तो E/m। तो ये कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज थी केनाल रेज की वो हमने क्या कर ली है, डिस्कस कर ली है। तो यहां पर केनाल रेज का जो एक्सपेरिमेंट था, टॉपिक था, प्रॉपर्टीज थी, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एंड फाइनली अपने पास अब एक लास्ट पार्टिकल बचता है, ठीक है, वो है न्यूट्रॉन। तो हम अब बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलो, तो हम अगली बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है वो जेम्स चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी, ठीक है। और ये 1932, काफी लॉन्ग टाइम बाद हुई, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। चलो, तो देखो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो ये हुई इन 1932, ठीक है। और साइंटिस्ट कौन थे? जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये जो न्यूट्रॉन है उसके डिस्कवरी की थी। अब एक्सपेरिमेंट क्या किया था? तो उन्होंने स्मॉल न्यूक्लियस चूज किए। स्मॉल न्यूक्लियस जैसे बेरिलियम हुआ, बोरोन हुआ, कार्बन हुआ, ठीक है। तो ये स्मॉल न्यूक्लियस उन्होंने चूज किए और उन पर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करा। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, क्या कि उन्होंने स्मॉल जो न्यूक्लियस है, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियस हम ले सकते हैं, जैसे सपोज दैट बेरिलियम ले लिया मैंने, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 और मास नंबर कितना होता है? 9। तो बेरिलियम ले लिया, स्मॉल न्यूक्लियस है, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियस। इस पर उन्होंने बॉम्बार्डिंग कराई, किसकी? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? तो हम आपको बता देते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो बाई पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस होते हैं। बाई पॉजिटिव का मतलब है कि हीलियम पर 2+ चार्ज आएगा और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर कितना होता है? 4। तो ये अल्फा पार्टिकल है और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, यानी कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और बाई पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। इनकी बॉम्बार्डिंग कराई। बॉम्बार्डिंग कराने से क्या हुआ? उन्हें कुछ न्यूट्रल रेज, जिन पर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल रेज है वो ओरिजिनेट होती हुई दिखी, ठीक है। तो न्यूट्रल जो रेज है वो इनको ओरिजिनेट होती हुई। तो जैसे ये बॉम्बार्डिंग कराएगा तो यहां पर देखो एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा और वो जाएगा कार्बन 6 और 12। और साथ में यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर 0 and 1, ये क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो आप खुद देखो, यहां पर नोड 4 13 होने चाहिए, पर यहां कितने हुए? 12, और 4 और 2 6, तो ये 6। मतलब एक जो न्यूट्रॉन है वो यहां से क्या हुआ है? ओरिजिनेट हुआ है, लिबरेट हुआ है, यूं कह सकते हैं। तो यहां से ये जो न्यूट्रल रेस थी, इन न्यूट्रल रेस की क्या हो गई? ओरिजिन हो गई। क्लियर है? तो यहीं से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? खास बात क्या है? तो देखो, ये इन पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इनका जो चार्ज होता है, चार्ज वो क्या होता है? 0। यस कि नो? तो पहली बात तो ये कैसी होती है? न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया? चार्ज क्या है? 0 है। चार्ज 0 होने का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल हो गई। चल, अगली अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 2 है कि जो मास है इनका, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन का मास है ये इक्वल होता है प्रोटॉन के, ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, सॉरी केजी, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी, तो -27 केजी। क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये न्यूट्रल होती है। एक और खास बात मैं यहां बता देता हूं, ये डिफ्लेक्ट नहीं होती है, किससे? ना तो इलेक्ट्रिक चार्ज से ना मैग्नेटिक। तो इट डू नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ खास बातें थी, वो बेटा अपने कंप्लीट होती है। तो ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हो गई। जो मेन बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। थ्योरी मैंने बता दी कि कैसे हुआ। स्मॉल न्यूक्लियस उन्होंने सेलेक्ट किए, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, उन पर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करा दी। बॉम्बार्डिंग से क्या हुआ, कुछ जो न्यूट्रल रेज हैं वो ओरिजिनेट होती हुई दिखी और हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। और जो ये न्यूट्रल जो रेस थी, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी कि इन पर चार्ज क्या था, जीरो था, मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनसे डिफ्लेक्ट नहीं होती है। और वही बात, ये ट्रेवल करती है इन स्ट्रेट लाइन, तो ये भी लिख सकते हैं, इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये कंप्लीट होती हैं। तो यहाँ पर ये अपने जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे बेटा, उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी है, प्रॉपर्टीज हैं उनकी, ये अपने कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बड़े ध्यान से आराम से पढ़ें। चीज़ें इजी हैं, बर्डन लेना नहीं है, आराम से पढ़ो, सब कुछ चीज़ें यहाँ समझाई जाएंगी। ठीक है, नहीं समझ में आती हैं कमेंट कर सकते हो, आप कमेंट में बता सकते हो, आपको जरूर समझाया जाएगा। ठीक है, ओके। तो हम अब लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और फिर ये टॉपिक हम यहीं क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। चलो, तो लास्ट पॉइंट हम अब कंपैरिजन कर लेते हैं इनका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और इनकी प्रॉपर्टीज है समराइज कर लेते हैं। इन सबको एक टेबल के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। तो ध्यान से देखो, ये टेबल बहुत काम की। तो यहां पर तो हम लिखने वाले हैं पार्टिकल, देखते जाएं। तो यहां पर पार्टिकल लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहां पर हम जो लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं यहां पर सिंबल, ठीक है। इसके बाद में यहां हम लिखने वाले हैं चार्ज, ठीक है। और इसके बाद में हम यहां लिखने वाले हैं मास, और फिर हम यहां डिस्कवरी। तो ये कुछ बातें हैं। यहीं पर हम एक और ऐड कर सकते हैं, मास के साथ रिलेटिव मास और ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलो, सिंबल के बाद यहां हम लिख देते हैं चार्ज, चार्ज के बाद यहां हम मास, और मास के बाद यहां हम रिलेटिव मास विद हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ जो इनका रिलेटिव मास है वो हम देख लेते हैं। तो फटाफट से देखो भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्टिकल नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है वो हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। चार्ज ये नेगेटिवली होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, तो मैंने आपको बता दिया था पहले भी, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर हम ESU में बात करें तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, ये हम नीचे लिखा देंगे आपको। तो ये इनका चार्ज हो गया। अब इसके मास की बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का मास, वो 0.0005 AMU एटॉमिक मास यूनिट होती, ठीक है। और अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करूं तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 ये केजी होता है। और अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो ये केजी और ग्राम में कन्वर्ट आप कर सकते हो। रिलेटिव मास विद हाइड्रोजन, तो ये होता है 1/1837, ठीक है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन है वो 1837 गुना हल्का होता है। यानी कि इतना वेट इसका क्या होता है, कम होता है। क्लियर है। और डिस्कवरी जो थी इलेक्ट्रॉन की, वो डिस्कवरी हम बात करते हैं तो जे थॉमसन,
जे थॉमसन। ठीक है, चलो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो सेकंड पार्टिकल अपना, सेकंड पार्टिकल वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन को हम P से डिनोट कर सकते हैं या इसको 1H1 हाइड्रोजन एटम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लें चार्ज, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट से हमने डिस्कस कर लिया था। और अगर बात करें वैल्यू की तो माइनस की जगह प्लस। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, वैल्यू सेम होती है, साइन अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो 1.602 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 गुलाम। और ऐसे ही अगर हम बात कर लें तो 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 ESU। क्लियर है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो गई। अब इसके मास की बात कर लें तो मास ध्यान से देखो 1.007, ये तो होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट में। और अगर केजी में बात करूं तो 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 केजी होता है। और अगर ग्राम में बात करें तो 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम होता है। क्लियर है, और रिलेटिव मास विद हाइड्रोजन 1 होता है, और डिस्कवरी थी वो गोल्डस्टीन ने की। चलो इसके बाद में थर्ड जो अपना फंडामेंटल या यूं कह सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन को हम सिंबल 0 and 1 से डिनोट करते हैं, या इसका जो सिंबल है वो N भी हो सकता है, ऐसे ही इसका सिंबल है वो E भी हो सकता है। ठीक है, इस पर चार्ज क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, 0 होता है। 0 का मतलब ये न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल होता है। मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का जो मास, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उनका मास है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा होता है, तो इसका 1.00 एट AMU में। और अगर वैसे बात करें तो 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg ऑलमोस्ट सिमिलर है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये कुछ बातें हो गई। और अगर मैं रिलेटिव मास की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि मास दोनों का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इक्वल है, तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी रिलेटिव सेम ही होगा। और जेम्स चैडविक, तो ये डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो ये आप टेबल है, इस टेबल को क्या कर सकते हैं बच्चों, बना लो या आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके सामने ये टेबल है, ये बहुत काम की। ठीक है,